एक ऐसा नेता जिसकी राजनीतिक शुरुआत आपातकाल से जेल जाकर हुई थी और वो आज भी जेल में ही है। एक ऐसा नेता जो डिप्टी सीएम नहीं बन पाया लेकिन मिनी सीएम जरूर बन गया। एक ऐसा नेता जिसकी ताकत थे मजदूर वर्ग और मजदूर। एक ऐसा नेता जिसने कुलीन परिवारों को सत्ता से बेदखल करके शहर के पथ प्रदर्शक के रूप में खड़ा हो गया। कुल मिलाकर कहें तो वो फिल्मों का रॉबिन हुड बन गया। राजनीति में जब उसने पैर रखा तो उसके विरोधी उसे तलवार मारने लगे और उसका खौफ खाते थे। कौन था ये नेता और किसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, किसकी कहानी आपको बता रहे हैं? वो नेता हैं मोहम्मद आजम खान। इनका राजनीतिक करियर आपातकाल के समय सरकार के विरोध में खड़े होकर जेल जाकर शुरू हुआ था और काफ़ी दिन सत्ता में भोगने के बाद आज फिर से ये जेल में है। आइए करते हैं डिटेल में बात। कभी राजनीति के कद्दावर नेता रहे आजम खान पर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही 80 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज कर दिए गए। इनमें से कुछ मामले इतने असामान्य थे कि मजाक का विषय बन गए। अगर उत्तर प्रदेश में कोई मुर्गी गायब हो जाती तो लोग हंसते और मजाक करते। आजम खान पर किसानों की जमीन जब्त करने का आरोप लगा। उन पे किताबें चुराने, मुर्गियां चुराने, भैंस चुराने, डकैती और चोरी तक के इल्ज़ाम लगे। उन पर इल्ज़ाम लगे मर्डर के, अटेम्प्ट टू मर्डर के। अब आप सोचिए कि क्या ये साजिश का विषय था? क्या एक साजिश चल रही थी इनके खिलाफ जिसमें न केवल बीजेपी बल्कि इनके खुद की पार्टी समाजवादी पार्टी भी शामिल थी? तमाम साजिशों के इस किस्से पर आज डालेंगे नज़र और जानते हैं किस तरीके से तमाम साजिशों और किस्से कहानियों के बीच से आजम खान का ये राजनीतिक सफ़र निकला है। आजम खान का राजनीतिक सफ़र कांग्रेस शासन में लगाए गए आपातकाल के दौरान शुरू हुआ। सभी स्तरों के विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा था और उसी समय आजम खान उनमें से एक थे। 1974 में उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ का महासचिव चुना गया। जब आपातकाल की घोषणा हुई तो कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया, जहां वरिष्ठ नेताओं को जेल में अपेक्षाकृत आरामदायक स्थिति में रखा गया था, वहीं आजम को एक तंग अंधेरी कोठरी में रखा गया था। चूँकि आजम खान एक विद्यार्थी थे इसलिए बाद में उन्हें बी कैटेगरी के जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन उनके बगावत की ये लपटें उनके घर तक भी पहुंची, जहां उनके बड़े भाई जो इंजीनियर थे शरीफ खान, उन पर नौकरी छोड़ने का दबाव बनाया जाने लगा। आजम खान की ये राजनीतिक सफ़र जो है वो शुरू तो होती है आपातकाल की लड़ाई से, लेकिन इनकी विधायकी, इनकी असल निजी राजनीति का जो सफ़र था वो नवाबों के विरोध से शुरू होता है। उस समय आजम खान के पिता मुमताज़ खान एक छोटा सा टाइपिंग सेंटर चलाते थे और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। फिर भी जेल में बिताए समय के कारण आजम को काफ़ी पहचान मिली। 19 महीने जेल में बिताने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया और उन्होंने 1977 का विधानसभा चुनाव जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा। उनके प्रतिद्वंदी मंजूर अली खान थे, जिन्हें शन्नू मियाँ के नाम से जाना जाता था। सीमित आर्थिक संसाधनों और राजनीति के बहुत छोटे से अनुभव के कारण आजम खान ये चुनाव हार गए, लेकिन ये हार उनके आगे के जीत के लिए एक मशाल की तरह बनकर निकली, क्योंकि अब उनका टकराव शाही परिवार के साथ था। रामपुर के नवाब यूसुफ अली ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों का समर्थन किया था, लेकिन जैसे जैसे पीढ़ियां बदलती गई वैसे वैसे दृष्टिकोण भी बदलते गए। उनके वंशज राजनीति में आए और नवाब जुल्फ़िकार अली खान, जिन्हें मिक्की मियाँ के नाम से भी जाना जाता है, 1967 में रामपुर से कांग्रेस के सांसद बने। जैसा कि तमाम शाही परिवारों के साथ होता है, यहाँ भी जब ये शाही परिवार सत्ता में आए तो अपने पुराने दमखम और सत्ता को वापस हासिल किया। मिक्की मियाँ ने रामपुर में अपनी पकड़ मजबूत की
और 1967, 1971, 1980, 1984 और 1989 में सांसद रहे। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी बेगम नूर बानो 1996 और 1999 में सांसद रहीं। नवाब अपने राजनीतिक प्रभाव के चरम पर थे और उनके खिलाफ आजम खान खड़े थे, एक मामूली सा मोहरा। फिर भी राजनीति के इस अदरे से मोहरे ने रामपुर के रणक्षेत्र में नवाबों को परास्त किया और उसके बाद वहाँ के गरीब, वहाँ के दबे कुचले लोगों के दम पर सत्ता में अपना प्रभाव बनाया। 1980 में ये विधायक के लिए चुनाव में दोबारा उतरे और इस बार जीत हासिल की। आजम ने पत्रकार और कवि मौलाना मोहम्मद अली जौहर को अपना आदर्श चुना। स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक जौहर ब्रिटिश शासनकाल के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे। गोलमेज सम्मेलन में उनका प्रसिद्ध कथन इतिहास में अंकित है, हमें आज़ादी दो या हमारी खबरों के लिए कम से कम 2 गज ज़मीन दो। शायद आजम खान ने मोहम्मद अली जौहर को अपना आदर्श इसलिए चुना था क्योंकि मौलाना जौहर को भी नवाबों के परिवारों के द्वारा बहुत सताया गया था। इसलिए उन्होंने उन्हें अपना आदर्श चुना और समाज के गरीब और निम्न वर्ग के लोगों की सहायता से नवाबी परिवार के खिलाफ आंदोलन तेज करने में जान फूंकी। जैसे जैसे आजम खान अधिक शक्तिशाली होते गए, नवाब परिवार का प्रभाव लगातार कम होता गया और उनका राजनीतिक प्रभाव कम हो गया। 2014 तक उनकी पकड़ लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। 1980 और 1992 के बीच उस समय पार्टियों के भीतर लगातार विभाजन के कारण आजम खान 4 अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्य रहे। 1980 में उन्होंने जनता पार्टी सेकुलर से रामपुर सीट से विधायकी का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उसके बाद 1985 में वो लोकदल से रामपुर सीट से ही लड़े और जीत हासिल की। उसके बाद 1989 में जनता दल के साथ खड़े हुए और 1991 में जनता पार्टी के साथ खड़े हुए और जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी के बनने से पहले ही रामपुर से आजम खान एक बड़े नेता बन चुके थे। जब मुलायम सिंह ने अक्टूबर 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया तो आजम खान ने 1993 में पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 1996 में कांग्रेस उम्मीदवार अफरोज़ अली खान ने कांग्रेस के लिए रामपुर सीट जीती। इस दौरान आजम खान 1996 से 2000 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। आजम की लगातार जीत और प्रभावशाली भाषणों ने उन्हें एक महत्वपूर्ण मुस्लिम नेता बना दिया, जिससे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को समाजवादी पार्टी की ओर आकर्षित करने में मदद मिली। 2003 में जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई तब आजम खान ने मौलाना जौहर अली ट्रस्ट के नाम से एक संस्था बनाई। उसके बाद वो रामपुर में एक विश्वविद्यालय बनाने के प्रयास शुरू कर दिए। हालांकि बीजेपी का पहले से ही इस बात पे सवाल रहा है और वो पैनी नज़र रखती रही है और अंत में जब समय आया तो इस पर कार्रवाई भी की गई। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जब मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ तो पूरा मंत्रिमंडल रामपुर में मौजूद था। हालांकि 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बदल गई और आजम खान की किस्मत भी बदल गई। जब अखिलेश यादव ने 2017 में अपने पिता मुलायम सिंह यादव को हटाकर पार्टी की कमान संभाली तो यह आजम के लिए बड़ा झटका था, जो पहले से ही नई पीढ़ी के बीच अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। फिर भी रामपुर के इस व्यक्ति ने अपना प्रभाव बनाए रखा, खासकर अपने गढ़ और अपने आसपास के इलाकों में। 2017 में भाजपा द्वारा 324 सीटें हासिल करने के बावजूद आजम खान ने न केवल अपनी सीट बचाई बल्कि अपने बेटे को उसके पहले चुनाव में स्वार सीट से विधायक बनाने में सफल रहे। आजम रामपुर सीट से 10 बार विधायक रहे। 2019 में जब वे सांसद बने तो रामपुर सीट खाली हो गई, जिसके कारण उपचुनाव हुआ। उनकी पत्नी तजीन फातिमा ने चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बनी।
ये आजम का गढ़ था। उत्तर प्रदेश में भाजपा की लहर के बीच भी उनके बेटे और पत्नी विधायक बने थे और वो खुद सांसद थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद आजम खान ने रामपुर संसदीय सीट जीत ली। यह उनका पहला लोकसभा चुनाव था जिसमें उन्होंने भाजपा में शामिल हुई बॉलीवुड स्टार जया प्रदा को हराया था। इस कहानी की भी एक लंबी सी स्टोरी है और वो स्टोरी ये है कि जब आजम खान उस नवाबी परिवार के साथ संघर्ष में थे तब उन्होंने जया प्रदा को उस परिवार के खिलाफ तुरूप के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया था। हालांकि बाद में वही उनका ही तुरूप का पत्ता उनका सबसे बड़ा विरोधी बन गया। 2009 में आजम के विरोध के बावजूद मुलायम सिंह ने जया प्रदा को रामपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। इस फैसले से आजम खान नाराज हो गए और पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर जया प्रदा का कड़ा विरोध कर दिया। उस दौरान आरोप लगे कि आजम ने जया प्रदा की हार सुनिश्चित करने के लिए रामपुर में उनकी अश्लील तस्वीरें बांटी। हालांकि जया प्रदा चुनाव जीत गईं, लेकिन आजम को पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन अब उनके रिश्तों में गहरी दरार आ गई थी। हालांकि एक साल के अंदर ही दिसंबर 2010 में आजम खान को वापस समाजवादी पार्टी में ले लिया जाता है। अब इसका कारण यह बताया गया उस समय के चुनावी विशेषज्ञों के द्वारा कि चूंकि समाजवादी पार्टी को एक ऐसे मुस्लिम लीडर की ज़रूरत थी जिसकी समाज में पकड़ हो और जिसके वजह से मुस्लिम वोट मजबूत हो। उसके बाद 2019 में दोबारा दोनों ही आमने सामने थे। इस बार जया प्रदा बीजेपी में शामिल थी और इनके खिलाफ खड़ी थी। जया प्रदा ने लोगों को 2009 में अपने कथित अश्लील तस्वीर वाली घटना की याद दिलाई और आजम पर हमला बोला। जवाब में आजम ने भी उनके खिलाफ अपना रुख दोहराया और एक विवादास्पद टिप्पणी की। आजम खान ने भी उनकी टिप्पणी का जवाब देने के लिए दोबारा टिप्पणी की, लेकिन इससे पहले भी आजम खान कई बार विवादित बयान देने के लिए घेरे में आ चुके थे, लेकिन इस बार उन्होंने हद कर दी। जया प्रदा के इस आरोप के बाद उसका जवाब देते हुए उन्होंने एक और विवादास्पद टिप्पणी कर दी। हालांकि आजम खान के लिए विवादास्पद टिप्पणी करना कोई नई बात नहीं थी। ये हमेशा से ही विवाद वाली बात कहकर मीडिया में बने रहते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कह दिया कि मुझे पता था कि जया प्रदा जी अंदर से खाकी रंग का अंडरवियर पहनती हैं और इस बात को महिलाओं के सम्मान से जोड़ा गया और काफ़ी हो हल्ला मचा। ये टिप्पणी हालांकि वैचारिक विरोध को दर्शाती थी, लेकिन एक महिला के लिए बेहद अनुचित मानी गई, जिससे आक्रोश भड़क उठा और इसे अपमानजनक माना गया। चुनाव आगे बढ़ा और आजम ने जया प्रदा को भारी मतों के अंतर से हरा दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी विवादों के लिए आजम खान का नाम सबसे हॉट लिस्ट में रहता था। एक ऐसी ही घटना हुई जब 2016 में बुलंदशहर में हाईवे के पास एक मां और उसकी बेटी पर कुछ हथियारबंद लोगों द्वारा हमला किया गया। तब आजम खान ने टिप्पणी की थी कि ये उत्तर प्रदेश सरकार के छवि को खराब करने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा कराया गया प्रायोजित हमला है। इस बयान के कारण उन्हें कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा और अंततः उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगी। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 9 अप्रैल को आजम खान के खिलाफ मपूर में अभद्र भाषा का मामला दर्ज किया गया था। ये बसपा और सपा गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। एफआईआर में लिखा था कि आजम खान ने रामपुर के तत्कालीन डीएम अंजनेय कुमार सिंह और उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की थी। उन पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाया है और समाज में जहर बोने जैसा काम किया है। हालांकि इससे पहले ये जिस हिसाब से मुस्लिम चेहरा अपने आप को बताते थे, कई बार ऐसी घटनाएं हुई थी जब ये
घेरे में आए तो थे, लेकिन चूंकि सरकार इनकी थी, रहनुमा इनके थे, इसलिए आजम खान बच गए थे। लेकिन अब मामला बिल्कुल पलट चुका था और यहीं से इनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली थी। भाजपा ने रामपुर को सत्ता में अपनी पकड़ के लिए कांटे के रूप में देखते हुए आजम के राजनीतिक प्रभाव को कम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए। 2022 में चुनाव आने तक आजम खान पर कुल 87 मामले दर्ज किए गए थे। जैसे जैसे राजनीतिक प्रतिद्वंदी मजबूत होते गए, आजम खान को कमज़ोर करने की मुहिम चलती दिखी। उनके खिलाफ छोटी मोटी शिकायतों पर भी मामले दर्ज किए जाने लगे। हालांकि ऐसा नहीं था कि आजम खान भले मानस थे। इससे पहले भी कई बार ऐसे ऐसे घटना को अंजाम देते रहे जब वो अपने साथ साथ सरकार की भी किरकिरी करवा चुके थे। कहा जाता है कि एक बार इनकी भैंसें गायब हो गई थी, तब इन्होंने पूरे प्रशासन को उन्हें खोजने के लिए लगा दिया गया था। लेकिन बड़ा संकट 2020 में आया जब आजम खान को अपनी पत्नी, तत्कालीन सपा विधायक तजीन फातिमा और उनके बेटे आजम के साथ रामपुर की एक अदालत में जन्म प्रमाण पत्र में हेराफेरी के मामले में आत्मसमर्पण करना पड़ा। ताजीन को जल्द ही रिहा कर दिया गया, जबकि अब्दुल्ला को जनवरी 2022 में जमानत मिली। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर आजम खान जेल से रिहा हुए, जिससे 27 महीने बाद उनकी वापसी हुई। इन चुनौतियों के बीच आजम खान ने जेल से ही नामांकन दाखिल किया और 10वीं बार रामपुर विधानसभा सीट से जीत गए। वहीं इनके बेटे अब्दुल्ला भी रामपुर शहर के स्वार सीट से जीते। एक तरफ जब पूरे प्रदेश में भगवा लहर चल रहा था, उस लहर में भी इन दोनों ने अपनी सीटें बचा ली। 2022 के चुनाव उस क्षण को चिन्हित करते हैं जब योगी आदित्यनाथ 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता में वापसी करने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। आजम खान की जीत को भाजपा ने अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया। अक्टूबर 2022 में लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर की सांसद विधायक अदालत ने भड़काऊ भाषण मामले में फैसला सुनाया, जिसमें आजम को दोषी पाया गया और उन्हें 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। हालांकि उस समय उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन उनकी विधायकी रद्द कर दी गई और चुनाव आयोग को सूचित कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उपचुनावों की घोषणा हुई। भाजपा आजम के राजनीतिक गढ़ में घुसने और उसे ध्वस्त करने में बहुत जोर शोर से लगी थी, इसीलिए उसने ये टिकट इस बार आकाश सक्सेना को दिया, जबकि आजम खान ने अपना राजनीतिक जो धरोहर थी उसे आसिम रजा को दिया। आजम के सभी विरोधी भाजपा के झंडे तले एकजुट हो गए, जिसमें नवाब कासिम अली खान भी शामिल थे, जिन्होंने भाजपा उम्मीदवार का समर्थन करके अपनी दुश्मनी खत्म कर ली, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कांग्रेस से 7 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। इसके अलावा आजम खान के करीबी और उनके मीडिया प्रहरी रहे फसाहत अली शानू भी आखिरी समय में भाजपा में शामिल हो गए। आजम खान को हराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित प्रमुख भाजपा नेताओं ने रामपुर में डेरा डाल दिया था। वे आजम के करीबियों को अपने पक्ष में करने के लिए काम कर रहे थे। इन विपरीत परिस्थितियों में आजम जनसभाओं में भावुक अपीलें कर रहे थे। कह रहे थे कि अगर इस्लाम में आत्महत्या हराम न होती तो मैं कर लेता। वे मुझे हरा नहीं सकते थे, इसलिए मुझे हटा दिया। उपचुनाव में आजम खान का यह किला ध्वस्त हुआ और आकाश सक्सेना जीत गए। ये आकाश सक्सेना इस सीट से जीते जाने वाले पहले हिंदू विधायक थे। आखिर बीजेपी ने इनको हराने के लिए इतनी ताकत क्यों लगाई? क्योंकि कहीं ना कहीं ये इस क्षेत्र को अपना ढाल, अपना हथियार बनाकर चल रहे थे और समाज में, प्रदेश में कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद का केंद्र बना रहे थे। सरकार ये नहीं चाहती थी कि इनका जो दबदबा है, इनकी जो सत्ता है, वो यूं ही बनी रहे। 24 मई 2023 को रामपुर सत्र न्यायालय ने एमपी एमएलए कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें भड़काऊ भाषण के मामले में आजम खान की विधायकी
छीन ली गई थी। आजम खान को बरी कर दिया गया। अदालत के फैसले के बाद आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा, आज अदालत ने हमें बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित नहीं कर सका, हमें झूठा फंसाया गया था। हमने अपील की थी कि हम पर झूठा आरोप लगाया गया है और हमारी दलील स्वीकार कर ली गई। ये अपील हमारे पक्ष में गई। डूंगरपुर मामले में 4 मामलों में फैसला पहले ही सुनाया जा चुका था। आजम खान को 2 मामलों में बरी कर दिया गया, जबकि 2 अन्य में उन्हें सज़ा मिली। अब जब मामले पर विचार करें जिसमें अदालत के फैसले के परिणाम स्वरूप आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई। 29 जनवरी 2008 को मुरादाबाद के छजलेट में पुलिस ने पूर्व सपा मंत्री और पूर्व विधायक आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका। इस दौरान आजम खान कार से निकलकर सड़क पर अपने साथियों के साथ बैठ गए और काफ़ी देर तक सड़क को जाम रखा। उसके बाद उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज किया गया। इनकी हनक थी कि मैं आजम खान, मैं मिनी सीएम, मुझ पे तुम कैसे चेकिंग के लिए मुझे रोक सकते हो, मामूली एक पुलिस वाले होकर। और इसी हनक में उन्होंने वो प्रदर्शन किया था, लेकिन वो प्रदर्शन उल्टा पड़ गया। उनके साथ 9 अन्य को भी आरोपी बनाया गया, जिनमें अमरोहा से सपा विधायक महबूब अली, पूर्व सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी, बिजनौर से सपा नेता मनोज पारस, डीपी यादव, राजेश यादव और रामकुंवर प्रजापति शामिल थे। 13 फरवरी 2023 को मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बाकी सभी आरोपी निर्दोष पाए गए, जबकि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। इस सज़ा के बाद अपने पिता की तरह ही अब्दुल्ला की भी यूपी विधानसभा की सदस्यता चली गई। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार यदि सांसदों, विधायकों या विधान पार्षदों को 2 साल या उससे अधिक की जेल की सज़ा हो जाए तो वो अपना सीट खो देते हैं। ऐसी सज़ा उन्हें 6 साल तक मतदान करने के लिए भी वंचित कर सकता है। इनके जेल जाने के बाद इनका और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बीच की दूरियां बढ़ गई। कई लोग ये आरोप लगा रहे थे कि चूंकि आजम खान अखिलेश यादव से बड़े चेहरे थे, इसलिए वो कद को छोटा करने के लिए समाजवादी पार्टी के इस नेता ने ये काम किया है, मिली भगत है, तभी वो इतने सालों तक जेल भी नहीं गए उनसे मुलाकात करने। तमाम अफवाहों और ख़बरों और बयानों के बाद दोबारा आजम खान बाहर आए थे अभी कुछ दिनों पहले ही, और लगभग 50 से लेकर 55 दिन तक बाहर रहने के बाद दोबारा वो जेल चले गए। इस बार मामला क्या है? और अपने इस जीवन के अंतिम पड़ाव में दोबारा वो जेल चले गए। इस बार 2 पैन कार्ड रखने के आपराधिक मामले में वो और उनके बेटे को 7-7 साल की सज़ा हुई है। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने बीते दिन सोमवार को 7-7 साल की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने पैन कार्ड मामले को लेकर उन्हें दोषी पाया गया। आजम खान 55 दिन पहले ही 23 सितंबर को सीतापुर जेल से बाहर आए थे। उनका बेटा अब्दुल्ला भी 9 महीने पहले ही सीतापुर जेल से बाहर आया था, लेकिन इस बार दोनों बाप बेटे जेल चले गए। आपको क्या लगता है? अभी तक मैंने सारी बातें विस्तार से बता दी हैं। आपको क्या लगता है कि क्या आजम खान को साजिशन फंसाया गया है या आजम खान अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं? आपके मन में क्या है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगली बार किसी और शख्सियत की कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।